चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। सीएम धामी सचिवालय में लेंगे बैठक। यात्रा से जुड़े विभागों के अफसर रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर की चर्चा। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यकर्ताओं से साथ की मीटिंग, सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जुटने का किया आह्वान। रुड़की में पटाखों के गोदाम में लगी आग, 4 लोगों की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, लाखों का पटाखा हुआ स्वाहा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक बैठक होने वाली है। सीएम धामी तैयारियों को लेकर के बैठक लेंगे। यात्रा से जुड़े विभागों के अफसर इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में सीएम धामी ये बैठक लेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुल जाएंगे और 28 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां चारधाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक अहम बैठक लेने वाले हैं, एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। और इस बैठक में यात्रा से जुड़े विभागों के जो अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में सीएम धामी ये बैठक लेंगे। तो एक अहम बैठक होने वाली है और इसी बैठक को लेकर के तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश गौड़ जुड़ गए हैं। देहरादून से सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी निकल करके आ रही है। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि चारधाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक अहम बैठक होने वाली है। आज सीएम धामी ये बैठक लेंगे, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु, कह सकते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज तकरीबन 11 बजे सचिवालय में ये चारधाम यात्रा को लेकर के समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अप्रैल से जो चारधाम यात्रा है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में कोशिश सरकार की ये है कि जिस तरीके से पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आए थे, तो इस बार और अधिक व्यवस्थाएं किस तरीके से बनाई जा सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मुख्यमंत्री जो है समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जिसमें अगर खासतौर पर बात करें तो सचिवालय में तमाम जो शासन के बड़े अधिकारी हैं वो एक तरीके से मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों पे जिन जिलों में चारधाम यात्रा चलती है, चाहे अगर हम बात करें उत्तरकाशी जिले की या फिर रुद्रप्रयाग जिले की या फिर चमोली जिले की, इन जगहों पर के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौजूद इसमें रहने वाले हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, किस तरीके से यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, किस तरीके से व्यवस्था वहाँ पर बनाई जाए जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी और कोई दिक्कतें ना आए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले साल तोड़ श्रद्धालु आए थे तो धामों में जो कैपेसिटी थी वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही थी, तो उसके बाद सरकार ने तमाम जो व्यवस्थाएं उसे थोड़ा सा और बढ़ाया था, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी है वो धामों में जो है बढ़ाई गई। और कोशिश सरकार की यही है कि अब पंजीकरण के जरिए जो है यात्रियों की संख्या को सीमित किया जाएगा। जो चारधाम यात्रा के लिए बाकायदा आज से जो पंजीकरण है वो शुरू हो चुका है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था से शुरू हो चुकी है, जिसमें यात्री अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके बाद उनको डेट मिलेगी, उस डेट में वो दर्शन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश ये है कि सुचारू रूप से यात्रा चले, पिछले साल के अनुभव को लेकर के और व्यवस्था को जो है बेहतर किया जा सके और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है, चाहे हेल्थ के रिलेटेड हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं को दूर करते हुए लोगों के रहने की व्यवस्था हो, इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज निर्देशित भी करेंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं उसे अंतिम रूप देने की कोशिश भी की जाएगी कि जल्द से जल्द जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली जाए, जिससे कि यात्रा एक बार फिर से जब शुरू होगी तो सुचारू रूप से जो यात्रा है वो कैसे चल सके। आकाश, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हमने देखा है कि उत्तराखंड में अक्सर भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं, चाहे बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम हो, तो आपातकालीन स्थिति में तैयार रहने के लिए क्या कुछ निर्देश दे सकते हैं सीएम बैठक में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की कोशिश भी है और यही वजह है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सही बात है कि तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों की पहले व्यवस्था किस तरीके से की जाए कि जो रास्ते मार्ग है वहाँ पर उन्हें क्या कुछ व्यवस्था दी जा सकती है, किस तरीके से उन्हें एक तरीके से सुखद यात्रा का एहसास हो, तो उसके लिए तमाम व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। दूसरी तरफ भूस्खलन एक निश्चित पर कहीं ना कहीं ये घटनाएं रहती हैं कि जिस समय मानसून सीजन अपने पीक पर रहता है तो समय भी कहीं ना कहीं यात्राओं में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते मार्ग बाधित हो जाते हैं।
लोगों को काफी परेशानी होती, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये निर्देशित किया जाता है कि चाहे बीआरओ की टीम हो या फिर पीडब्ल्यू की टीम हो या जिला प्रशासन की टीम हो, वो तुरंत गति से जो है एक तरह से क्विक रिस्पॉन्स के जरिए जो जहां पर भी लैंडस्लाइड या रास्ते बंद होते हैं उन्हें खोला जाए, जिससे कि यात्रा जो है सुचारू रूप से चल सके, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। इन तमाम व्यवस्थाओं के निर्देशित भी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किए जाते रहे हैं। और कह सकते हैं कि इस बार भी जब यात्रा शुरू हो गई, सही बात है कि जब मानसून एक तरीके से अपने चरम पर होगा, लगातार जब मानसून की वजह से तमाम चाहे मौसम विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी होती हो या फिर केंद्र की तरफ से भी जो गाइडलाइन है वो जारी होती है, तो उसके लिए सरकार सतर्क रहती है। उसके लिए चाहे एसडीआरएफ की टीमों को तैनात करना हो या फिर बीआरओ की टीमों को, क्योंकि बेहतर अनुभव उन्हें सड़क मार्ग को खोलने में और बनाने में होता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रखा जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं अगर किसी तरीके से इस घटनाएं सामने आती है यहाँ पर, तो उसको क्विक रिस्पॉन्स के जरिए जो है खोल सके और यात्रा को जो है सुचारू रूप से कराया जा सके। अभी हमने हाल ही में देखा था आकाश कि जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा आई है, उसे देखते हुए क्या कुछ अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे इस बार यात्रा को सहज और सुगम बनाने के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज की बैठक में ये चर्चा का विषय भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में जब यात्रा शुरू होती है तो सही बात है कि जोशीमठ के जरिए ही जो है बद्रीनाथ धाम जाया जाता है। तो ऐसे में कोशिश सरकार की यही है कि लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि सुरक्षित यात्रा है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो जोशीमठ का केवल 25% का ही ऐसा भूभाग है कि जहाँ पर दरारें देखने को मिली है। बाकी जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सही है और एक तरीके से आधा जो उसका 75% का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश है कि वहां पर एक अतिरिक्त व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों को वहां पर तमाम जो व्यवस्था है वो मिल सके। साथ ही साथ एक तरीके से लोगों के मन में कोई भय ना हो कि अगर वो बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो बीच में जोशीमठ है और जोशीमठ में बड़ी बड़ी दरारें वहां पर पड़ रही हैं या फिर एक तरीके से जोशीमठ खतरे में है। तो ये सरकार की भी कोशिश है, ये चुनौती भी है कि लोगों को विश्वास पैदा किया जा सके कि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, यात्रा में कोई भी किसी तरीके का एक तो दिक्कतें नहीं है। जोशीमठ अगर कोई बद्रीनाथ आता है तो जोशीमठ में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, सरकार की तरफ से वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो तमाम चीजों को निर्देशित भी आप मुख्यमंत्री करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ा पहलू कहीं ना कहीं आज बैठक का भी रहेगा कि बद्रीनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि जोशीमठ एक बड़ा पड़ाव है और इसी के चलते जो है वहाँ पर बद्रीनाथ धाम जाया जाता है, तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। आकाश, पिछले 2-3 साल जो गुजरे हैं, जैसे इसी साल की बात करें तो जोशीमठ की आपदा आई और उससे पहले चूंकि कोरोना काल था तो कई तरह के प्रतिबंध थे, तो जो यात्रियों की जो संख्या रहती थी वो उतनी नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रियों की संख्या अच्छी खासी रहने की उम्मीद जताई गई है। तो जब ज्यादा संख्या में जब लोग आएंगे तो उनके लिए किस तरह के इंतजाम रहेंगे? देखिए बिल्कुल, जैसे 2 साल कोविड के चलते पिछले साल यात्रा हुई थी, यही वजह था कि रिकॉर्ड तो श्रद्धालु आए थे और 50 लाख से अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो हुए थे और उसका रिकॉर्ड एक तरीके से हुआ था कि कई वर्षों की तुलना में अगर हम बात करें राज्य बनने के बाद से, तो कई वर्षों की तुलना में ये सबसे सर्वाधिक भीड़ और श्रद्धालु की देखने को मिली थी कि 50 लाख से ऊपर का जो आंकड़ा है वो श्रद्धालु ने पार किया था। अब की स्थिति सरकार की कोशिश है कि चुनौती भी है कि उस जो आंकड़ा है वो उससे और बढ़ सकता है और उसी को लेकर पिछले साल जो दिक्कतें आई थी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार को जो व्यवस्था बनाने में दिक्कतें आई थी वो ये थी कि जो धामों में रहने वाले की व्यवस्था हो या फिर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने की व्यवस्था हो, उसमें चुनौती हुई थी और इसके चलते सरकार ने तय किया था कि पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें जिस डेट में जिस श्रद्धालु को पंजीकरण मिलेगा वो उसी दिन जो है वहां पर दर्शन कर सकता है। तो अब इस बार भी सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई है। आज से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जब उसके कपाट खुलने की तारीख तय होगी उसके बाद जो है उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन कह सकते हैं कि सरकारी कोशिश यही है कि वहां पर व्यवस्थाएं बनाई जा सके, इसी को लेकर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। आज ये भी चर्चा हो सकती है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो धामों में व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो 10,000 और केदारनाथ की 9,000 के करीब जो है कैपेसिटी थी, तो उसको बढ़ाने का प्रस्ताव भी पर्यटन विभाग तैयार कर रहा है। उसको भी माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री मंजूरी दे सकते हैं कि उसको और बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो लोग हैं वहां पर अधिक से अधिक संख्या में जो है जाएं और दर्शन कर सके। ठीक है आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत करने की कवायद शुरू करने जा रही है। इसे लेकर के सरकार ने विभागीय स्तर पर रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 132 करोड़ उत्तराखंड को दिया है, जिससे पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो। अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसके अंदर हमने स्थापना दिवस के लिए जो है घोषणा की है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो भी पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जगह जगह हमारे पंचायत भवन बन रहे हैं, जिसके लिए 132 करोड़ की राशि केंद्र ने हमको दी है। हमारा लक्ष्य यह है कि हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएं ब्लॉक प्रमुखों के
और जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। गर्मी की शुरुआत होते ही वन्यजीव पानी की तलाश में आबादी वाले इलाकों में रुख करने लगते हैं। तो वहीं इस बार पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर में वन विभाग ने पीने के पानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसे लेकर के कुल 15 वाटर हॉल बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ में प्राकृतिक पानी रहेगा तो कुछ में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे वन्य जीवों को पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। टाइम बहुत गर्मी का आने वाला है, ऐसे में वन्य जीव जो है आबादी की ओर न जाएं, उनको पीने के लिए स्वच्छ जो है अपना साफ पानी मिले उनको उनके प्राकृतिक आवास में। इसके लिए वन विभाग द्वारा पूर्व से ही लगभग 10-15 कच्चे पक्के वाटर हॉल पतरामपुर रेंज में बनाए गए हैं। अब हमारा ये अपने सर्वेक्षण चल रहा है कि किन जो प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ पर वहाँ पर तो व्यवस्था ठीक है, जहाँ पर जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है वहाँ पर जो है तालाबों की उनकी मरम्मत करवा करके उसमें टैंकरों से पानी डाला जाएगा और जो है ताकि जो है जंगली जानवरों को आबादी की ओर जाने से बचाया जा सके। आबादी की ओर जाने पर उनको जानमाल का भी खतरा रहता है और प्राकृतिक आवास में उनको अगर पानी मिल जाता है तो फिर जो है उनकी जानमाल की भी रक्षा हो पाती है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संगठनों ने रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि पुरानी पेंशन 2004 में बंद की गई थी और एनपीएस की व्यवस्था लागू की गई थी। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि अब तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है और कर्मचारी उत्तराखंड में भी इसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा सभी जितने हमारे कर्मचारी संगठन है उनका एक विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पर केंद्र से जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपनी पेंशनें लागू कर दी। आज तक क्या था कि निगाहें टिकी रहती थी कि केंद्र जब करेगा तो राज्य सरकार में भी हो जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में जब पेंशन लागू हो चुकी है तो इसी तहत में उत्तराखंड में भी, और सबसे पहले शुरुआत है गंगोत्री से। हम ही इसी माध्यम से सरकार को एक निवेदन भी करना चाहते हैं और एक बताना चाहते हैं कि आप सुनिए, केवल जो आपका टेंट के नीचे जो बैठे हुए लोग हैं और कर्मचारी संगठन है रात दिन, इसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं और अन्य जो जितने भी दल हैं सभी लोगों ने आज हमको पूरा सहयोग दिया है और हम सभी युवा हैं और इस समय हम युवा राष्ट्र के तहत में भी युवा पेंशन के लिए भी हर जिले से हर घर से अब युवा बाहर निकल चुका है। इस नेतृत्व को हम आगे और बढ़ाएंगे। NMOPS के नेतृत्व में आदरणीय बिजवाण जी, आदरणीय भुवेंद्र सिंह बीस जी के कुशल नेतृत्व में हम यहाँ पर लगभग 40 घटक संघों के कर्मचारी और नेतृत्व यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए आवाज़ को बुलंद करने के उद्देश्य से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पुरानी पेंशन न केवल हमारा अधिकार है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसकी लड़ाई के लिए हम सभी अब एकजुट हो चुके हैं। हम जिस परिवार से आते हैं, जिस परिवार के हम मुखिया हैं, उस परिवार की आर्थिक पीड़ा को रखते हुए और उसके भविष्य के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, उस उद्देश्य के निमित्त भी हम अपनी पुरानी पेंशन की बहाल को लेकर अपनी यहाँ पे आवाज़ रखने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी से जूझ रहे दून अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि देहरादून के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर मनोज उप्रेती को मरीजों का अल्ट्रासाउंड करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन डॉक्टर मनोज उप्रेती 3 दिन जिला चिकित्सालय कोरोना और 3 दिन दून अस्पताल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अस्पताल में 12 दिन की वेटिंग चल रही है। इसी बीच चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल के पास उपकरण की कोई कमी नहीं है, बल्कि रिक्वायरमेंट के अनुरूप अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट उपलब्ध ही नहीं है, जिससे वेटिंग ज्यादा हो रही है। साउंड को लेके जो समस्या है वो काफ़ी दिनों से यहाँ बनी पड़ी है दून अस्पताल से, और उसका जो मेन कारण है वो उपकरण का ना होना नहीं, बल्कि जो स्टाफ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हमारे पास है, जो रिक्वायरमेंट है उतने ना होना। क्योंकि रेडियोलॉजी हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है रेडियोलॉजिस्ट की, उतने रेडियोलॉजिस्ट आज की डेट में हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, और इसीलिए जो 2 अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट थे उनको चलते हुए यहाँ पर वेटिंग काफ़ी हो रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो लोग भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि भर्ती प्रक्रिया नहीं हो, जबकि उच्च न्यायालय में इसकी जांच हो रही है। 60 से ज्यादा लोग जेल भी जा चुके हैं। सरकार उनके हथकंडे में नहीं आने वाली। आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष और बेरोजगार संघ ने सरकार पर दबाव बनाया है।
लोग सीबीआई की बात कर रहे हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि अगले 5-7 सालों तक कोई भर्ती परीक्षा आयोजित न हो, जबकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का पहले ही निर्णय आ गया है। इसमें 60 लोग जेलों में जा चुके हैं कि भर्ती प्रक्रिया, न्यायालय ने भी माना है कि इसमें जो जांच हो रही है वो जांच सही दिशा में चल रही है। इसलिए हम उन लोगों के हथकंडों में नहीं आने वाले हैं जो लोग भर्ती नहीं होना चाहते। नौजवान युवाओं के साथ पूरी तरह से मैं कहूं कि एक तरह से उनके साथ वो अपराध कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ। प्रदेश में चल रहे पेपर लीक मामले में जहां सरकार ने नकल विरोधी कड़े कानून बनाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, तो वहीं हमारे संवाददाता सुधांशु थपलियाल ने पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी। मैम, जिस प्रकार से कहना प्रदेश में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, पेपर लीक की जो खबरें आ रही थी पिछले कुछ समय से, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, जहां एक अध्यादेश भी आया है और उस अध्यादेश के तहत कड़े से कड़ा सजा का प्रावधान उसमें हुआ है। इससे लोग डरेंगे भी और अच्छा हुआ ये खुला, क्योंकि जब खुला है तो अब परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी होगी, नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी होगी और जिस तरह का भविष्य बच्चे अपने लिए देख रहे हैं उस तरह का भविष्य उत्तराखंड में उनको मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पिछले 2 दिनों से कोटद्वार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सभी विभागों के कार्यों का जायजा लिया। इसी बीच उन्होंने किशनपुरी में सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता को लेकर के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई। आपको बता दें कि कोटद्वार में लंबे समय से सड़क निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार की पेमेंट रोकने का निर्देश भी दिया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन ने सितारगंज का दौरा किया। इस दौरान नगर के मुख्य चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुसैन का जमकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि प्रदेश के नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका ईमानदारी से पालन करूंगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं, हमें समाज को योजनाओं के लिए जागरूक करना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन ने सितारगंज का दौरा किया। इस दौरान नगर के मुख्य चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुसैन का जमकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वो ईमानदारी से पालन करेंगे। अल्पसंख्यक की योजनाएं जो आती थी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी या जिससे अनजान रहते थे लोग, उसको हमारा एक टारगेट रहेगा कि हर घर, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है सबका साथ सबका विकास, उसी हिसाब से हमें चलना है, हर घर तक योजना को पहुंचाना है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जोशीमठ क्षेत्रीय बद्रीनाथ सड़क गड्ढे के लिए मशहूर होती जा रही है। सड़क सुधार के लिए पहले भी कई प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें कि मशहूर बद्रीनाथ हाईवे के बीचों बीच 20 फीट का गड्ढा हो गया है। इस हाईवे पर खास तौर से सैनिकों, पर्यटकों समेत तीर्थयात्रियों का आवागमन लगा रहता है। ऐसे में सड़क बदहाली पर ध्यान न देकर के प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी को न्योता दे रहा है। जो ये पत्थर चारों तरफ से लगाए हैं, कुछ भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। यहाँ पे फौज की गाड़ी रात को चलती है, यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल में चल सकते। ये मोड़ पर है, मोड़ पर अगर दिखाई नहीं देगा तो गाड़ी यहाँ पे कुछ भी नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा खड्डा, 20 फीट 30 फीट खड्डा लग रहा है। ऐसा है, प्रशासन कह रहा है कि जोशीमठ में कुछ नहीं हो रहा। ये हालत अभी बिगर बरसात की है, अगर बरसात होता तो क्या हाल होते। घूमने निकले थे तब देखा हमने कि एक कम से कम 25-30 फुट गड्ढा बन चुका है रोड में, और रोड में सीधा नहीं है, ऐसे जो रोड का जो स्पेस है ऐसे में अंदर को ये बना हुआ है ना। तो बहुत बड़ी मतलब कोई घटना को अंजाम दे सकता है। और इसमें पहले अभी
कम से कम 4-5 या 6 महीना पहले गिरफ्त ने इसमें कम से कम 2 गाड़ियां इसमें पत्थर भरा, लेकिन पता नहीं वो पत्थर कहाँ गए और फिर से दोबारा इस गड्ढे ने वापस अपना ये रूप। हल्द्वानी में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के विजन और केंद्र सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच पहुंचाना है। इस मौके पर यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में एकजुटता का संदेश दिया है और उसे अब हम भारत की गली गली तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार सीबीआई जांच को नजरअंदाज कर रही है। देश में बढ़ती हुई हिंसा, उन्माद के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा की कि देश में समानता हो, भाईचारगी हो, गांव, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज को, अपनी आवाज को बुलंद किया। पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यह कार्यक्रम गांव, गली, मोहल्ला, हर घर तक, हर बूथ तक जाने के संकल्प के साथ हम सब लोग इस यात्रा को उत्तराखंड में लेकर चल रहे हैं। देश में भाईचारगी हो, एकता बने, सौहार्द कायम रहे, संविधान की रक्षा हो, किसान, नौजवान की आवाज मजबूती से उठे, देश में शांति कायम हो, इस परिप्रेक्ष्य के साथ हम इस यात्रा को तय कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की जो भव्यता थी उस श्रृंखला में आगे ले जाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक उन्माद जो फैला के भारतीय जनता पार्टी राज कर, जो हमारे नवरत्न है धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत सारी आवश्यकता है इस समय की हर घर तक कांग्रेस का संदेश हम पहुंचाएं। देश में सहिष्णुता बनी रहे, देश एकजुट हो और आज जरूरत भी है देश को एकजुट करने की, जिससे घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पूरे देश भर में, देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो संदेश दिया है और आज के दौर में वो प्रासंगिक है और ज़रूरत भी है, उसी संदेश को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस जन गांव से लेकर बूथ तक ले जा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।